अभिनंदन आप सभी का। मैं डॉक्टर हर्ष सिंह, ऑर्थोपेडिक जॉइंट रिप्लेसमेंट अहमदाबाद से आप सभी का आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी दिवस पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ऑर्थोपेडिशियन के नज़रिए से अगर बात करें तो फिजियोथेरेपी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके आमतौर पे दो हिस्से होते हैं। एक भाग होता है जिसमें हम व्यायाम पे फोकस करते हैं। व्यायाम जिसमें मरीज की हम रिहैबिलिटेशन या पुनर्निर्वासन जिसको कह सकते हैं, जिसमें हम ऑपरेशन के बाद मरीजों को वापस से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाने की प्रक्रिया पे काम करते हैं। इसको पुनर्निवासन कहते हैं। तो रिहैबिलिटेशन, जिसको अंग्रेजी में रिहैबिलिटेशन कहा जाता है, ये फिजियोथेरेपी का एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है व्यायाम कराना, वर्जिश कराना, ताकि वो अपनी शारीरिक क्षमता को वापस से प्राप्त कर सके और पूर्णतः उसी रूप में या उससे बेहतर स्थिति में वापस आ सके जो वो ऑपरेशन के पहले हुआ करता था, मरीज की बात करें तो। दूसरा हिस्सा है पेन मैनेजमेंट या दर्द निवारण के रूप में। तो आजकल जैसे हमारे डॉक्टर आदित्य साहब ने अभी आप लोगों को अवगत कराया था कि फिजियोथेरेपी में बहुत सी ऐसी मोडालिटीज़, नए इन्वेंशंस और नई मोडालिटीज़ आ गई हैं जिनके द्वारा पेन रिलीफ कराने में फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें हम अलग विभिन्न प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ट्रांसक्यूटेनियस नर्व स्टिमुलेशन, इंटरफेरेंशियल थेरेपी, अल्ट्रासोनिक थेरेपी, इंफ्रारेड थेरेपी, हॉट पैक्स या हीट स्टिमुलेशन वगैरह, लेज़र थेरेपी जो नई आई है, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस आ गई हैं। तो इस तरीके से और भी नई मोडालिटीज़ हैं। मैं चाहूँगा डॉक्टर आदित्य आपको उन मोडालिटीज़ के बारे में और बेहतर वे में अवगत कराएं। जी सर। अभी विगत कुछ समय पहले हमारी फिजियोथेरेपी फील्ड में बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आई है। इसमें सबसे पहला क्लास 4 लेज़र है जो पेन रिलीफ करने में सहायक है। दूसरा एक एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव थेरेपी होता है जी। इसके अलावा रियलिटी वर्चुअल थेरेपी भी है जी। साथ ही साथ जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन ये बहुत सहायक है। जो पेशेंट पैरालाइज हो जाते हैं उसके मसल को रीजनरेट करने के लिए बहुत इफेक्टिव है ये। इसके अलावा और आयंटोफोरेसिस, जिसमें हम आइंस के थ्रू पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे जिंक आइंस होता है, कॉपर आइंस होता है, आइंस के थ्रू ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। इसके अलावा अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में कैल्शियो टेपिंग के थ्रू, जैसे अभी कोई पेशेंट कोई खिलाड़ी खेलते खेलते सडनली इंजर्ड हो गया, लेकिन उसको वापस दोबारा खेलना ही है, जरूरी है टीम के लिए, तो हम लोग उसको टेपिंग करके, जिसको कैल्शियो टेपिंग बोलते हैं, टेपिंग करके दोबारा हम तुरंत खेल में उतार सकते हैं। अच्छा, टेपिंग के थ्रू। इसके अलावा हाइड्रोथेरेपी, क्रायोथेरेपी। वैसे ये इनका सबका क्या कॉस्ट पड़ता होगा अगर ये जो लेते हैं, अगर एक ठीक ठाक से हॉस्पिटल से ली जाए तो? देखिए, अगर बड़े सेटअप में आप जाते हैं, बड़े हॉस्पिटल में, तो दे आर चार्जिंग 1000 2000 ऐसे चार्ज करते हैं। लेकिन हमने अपने हॉस्पिटल में बहुत अफोर्डेबल रेट में इसको कर रखा है जी। आसपास कोई भी बड़ा हॉस्पिटल इतने कम रेट्स में नहीं करता है, तो हमने बहुत अफोर्डेबल रेट्स में इसका इलाज किया है। और मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट दूँ पेशेंट्स को, यानी कि बिल्कुल कम रेट में वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट यहाँ पे मिल जाएगा उनको। मेरा खुद का 15-16 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने भी बहुत काफ़ी जगह पे काम किया है, तो मैंने अब तक यही किया है। तो स्पोर्ट्स में IPL में मैंने खुद पार्टिसिपेट किया है। दिल्ली कैपिटल के तरफ से मैंने फिजियोथेरेपी किया है उन लोगों का बहुत इनिशियली। तो उसमें मैंने काफ़ी टेपिंग टेक्निक यूज़ किया, और भी अदर टेक्निक है जिसके थ्रू। डॉक्टर साहब, जैसे देखा जाए कि डिस्क की प्रॉब्लम जो स्पाइनल का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लोगों में डिस्क की प्रॉब्लम होती है, तो वो कौन सी थेरेपी लें और उसका कितना मतलब चार्जेस होगा अगर वो? देखिए, अगर डिस्क का बैक पेन की बात करते हैं, डिस्क से रिलेटेड प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो 100 में से 90% जो पेशेंट्स होता है उसको डिस्क का जो प्रॉब्लम होता है वो मस्कुलर ही होता है। 10% केसेस में डिस्क इन्वॉल्व होता है, या डिस्क अपनी जगह से हिल जाता है या शिफ्ट कर जाता है, जिसके कारण से वहाँ से जो नर्व्स क्रॉस करता है वो उसमें दबाव आ जाता है। तो 90% केसेस में बैक पेन मैकेनिकली होता है। मैकेनिकल कहने का मतलब कि
वैसा बैक पेन जो पोस्चर के साथ होता हो, गलत पोस्चर के कारण, आजकल काम करने के तरीकों के कारण से, जैसे लोग आईटी में लोग अभी आजकल काम कर रहे हैं, आईटी वाले लोगों के लिए ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। 8-8 10-10 घंटे सेटिंग जॉब है, ठीक है, इस कारण से उनका बैक मसल वीक हो ही जाता है। तो ये 90% केसेस में मस्कुलर होता है, जिसको मैकेनिकल लो बैक पेन बोलते हैं। उसको हम लोग 5, 6, 7 या मैक्सिमम 10 दिन का थेरेपी से वो आराम मिल जाता है उनको। जी। ठीक है, इसके कॉस्टिंग की बात करें तो अलग अलग जगह पे अलग अलग कॉस्टिंग है। हम लोगों ने 400 से 500 रुपए में इसका ट्रीटमेंट किया है एक सेशन। तो अगर हम 5-6 सेशन भी करते हैं तो 2-2,5-3 हज़ार रुपए में पेशेंट ठीक होके चला जाता है। लेकिन 90% केसेस की मैं बात कर रहा हूँ, अगर उसमें डिस्क इन्वॉल्व है तो वो पेशेंट को टाइम लग जाता है ठीक होने में, 1.5 से 2 महीने या उससे भी कभी कभी ज़्यादा। क्या वो परमानेंट पेन रिलीव हो जाता है? अगर पेशेंट आफ्टर फिजियोथेरेपी प्रॉपर ढंग से एक्सरसाइज करे, प्रॉपर ढंग से पोस्चर मेंटेन करे, तो वो ठीक रहता है। मतलब इस तरीके के पेशेंट्स को जिसका लॉन्ग आवर सिटिंग है तो डेली या कम से कम वीक में 3 दिन एक्सरसाइजेस करना ही चाहिए। और पोस्चर मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्चर मेंटेन करेंगे तो पेशेंट ठीक रहता है। डॉक्टर, ये जो सर्वाइकल आजकल ज़्यादा महिलाओं में पुरुषों में देखा जा रहा है, क्या इसके लिए भी है? बिल्कुल है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का आइडियल ट्रीटमेंट ही फिजियोथेरेपी है। दवाई का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। दवाई खाएंगे, थोड़ी देर आराम रहेगा, फिर वही हाल हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग फिजियोथेरेपी करते हैं। डॉक्टर साहब, एक और प्रॉब्लम देखा गया है महिलाओं में मस्कुलर पेन की वजह से। दोबारा प्लीज। मसल में पेन होता है, काफ पिंडलियों में, हिंदी में बोलते हैं कि पिंडलियों में काफ़ी दर्द है। लेडीज लोग का लॉन्ग आर का स्टैंडिंग जॉब होता है, जैसे किचन में 2-2 घंटे 3-3 घंटे खड़ा रहने का काम होता है, जिस कारण से उनके काफ मसल हैं, दोनों काफ मसल बिल्कुल टाइट हो जाते हैं, जिस कारण से उनका पेन होना शुरू हो जाता है। तो क्या इसका क्योर भी फिजियोथेरेपिस्ट के माध्यम से हो पाता है? फिजियोथेरेपी से आके एक बार कंसल्ट करें जी। हम लोग उसको एक्सरसाइजेस गाइड करेंगे। एक्सरसाइज में भी वैसा एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस वैसा जो आप वो घर पे खुद कर पाएँ। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज रेगुलरली वो घर पे करेंगे, थोड़ा हॉट फर्मेंटेशन करेंगे, ठीक है, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग अवॉइड करेंगे तो पेशेंट ठीक रहता है। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर, अलग अलग उम्र की महिलाओं में अलग अलग सिम्टम्स की वजह से ये दिक्कतें देखी जाती हैं। आमतौर पे अगर यंग कम उम्र की महिलाओं की बात करें तो वेन्स की प्रॉब्लम, वेन में वाल्व होते हैं, जैसे पानी के नलों में या पाइप में वाल्व होते हैं, पानी का बहाव, जो खून का बहाव पैरों से ऊपर दिल की तरफ जब जाता है तो उसमें छोटे छोटे वाल्व होते हैं वेन्स के अंदर, खून की नसों के अंदर। और कई बार वो वेन्स के जो वाल्व होते हैं वो इनकॉम्पिटेंट या काम अपने तरीके से, सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे होते हैं, तो खून का बहाव पूरी तरह से हार्ट की तरफ हो नहीं पाता और वो नीचे की तरफ वापस बैक फ्लो करता है। इसको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम कहते हैं। तो यंग महिलाओं में कई बार ये कॉमनली देखा जाता है। अगर हम उससे अधिक उम्र की महिलाओं या वृद्धावस्था के आसपास की महिलाओं की बात करें तो स्पाइन की नसों के दबने की वजह से भी पैरों में, पिंडलियों में दर्द आ सकता है। इसको न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशंस कहते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद पिंडलियों में दर्द होना, तो ये न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन के वो हैं जिसमें स्पाइनल कॉर्ड के कंप्रेशन की वजह से होता है। एक उम्र के बाद लाजमी है, शरीर हमेशा जवान रहता नहीं है और बोन एक्स्ट्रा बनने लग जाती है, रीढ़ की हड्डी में भी एक्स्ट्रा बनने लग जाती है, बोन्स के साथ साथ हमारे बाकी के स्ट्रक्चर्स भी डिजेनरेट करते हैं, तो नसों पे कंप्रेशन पड़ता है, दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से पिंडलियों में दर्द आ सकता है। तो पिंडलियों का दर्द आम तौर पे या तो वैस्कुलर क्लॉडिकेशन या न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन के तौर पे माना जाता है। दोनों ही अवस्था में इलाज मिलजुल के फिजियोथेरेपी, ऑर्थोपेडिशियन और इन दोनों विभागों के द्वारा मिलके किया जाता है। कई बार मेडिसिन वैस्कुलर सर्जन की भी आवश्यकता पड़ती है। आजकल लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिसके द्वारा हम जो नसें खराब हो गई हैं उनको लेजर द्वारा जला दी जाती हैं और हमारा शरीर कुदरती रूप में नई नसें बना लेता है। नियो वैस्कुलराइजेशन इसको कहते हैं मेडिकल टर्म्स में। तो ये लेजर द्वारा भी होता है। साथ में फिजियोथेरेपी का भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इसमें। एक्सरसाइज करना, रेगुलर एक्सरसाइजेस द्वारा खून का संचालन बेहतर होता है और पिंडलियों के दर्द में कमी आती है। नसों के दबाव की वजह से जो होने वाला दर्द वृद्धावस्था में आमतौर पे होता है, उसमें भी अगर फिजियोथेरेपी दी जाए
तो फिजियोथेरेपी और ट्रीटमेंट, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट दोनों कंबाइन करें, मिला करके करें तो बेहतर परिणाम निकल के बाहर आता है। तो आमतौर पे ये कह लें कि सारे ही विभाग मेडिकल लाइन में आपस में जुड़े हुए हैं। कोई एक विभाग की सफलता अकेले कामयाबी हासिल नहीं कर सकती। फिजियोथेरेपी, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट हो या और भी विभिन्न डिपार्टमेंट मिलकर जब काम करते हैं तो बेहतर उपचार हमारे सामने समक्ष नजर आता है। यानी कि कुल मिला के ये आपका कहने का मतलब है कि बेड ना पकड़ें, कुछ ना कुछ करते रहें। हाँ, हाँ। वो फिजियोथेरेपी होती रहेगी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है सर, आज थैंक यू। के हमारे है फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर आदित्य कुमार, आप आए और आज के इस दिवस के बारे में बताएं, अपनी शुभकामनाएं पूरे अपने संदेश के साथ जनमानस तक पहुंचे। डॉक्टर आदित्य कुमार। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आज विश्व फिजियोथेरेपी दिवस है। जैसा कि गौर साहब ने बताया कि फिजियोथेरेपी शरीर के चोट में, दर्द में सहायक है, लेकिन फिजियोथेरेपी पद्धति आज यहाँ तक नहीं रुका है, इसका प्रभावी दायरा और बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, मैंने पर्सनली महसूस किया है, जैसे आज की बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मशीनें, जैसे क्लास 4 IV लेजर, एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव थेरेपी, आइंटोफोरोसिस, रियलिटी वर्चुअल थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, काइनेस्टोटैपिंग, इसमें बहुत ज़्यादा रोल है फिजियोथेरेपी का। इस मशीनों को शामिल किया गया है जो अलग अलग डिफरेंट फिजियोथेरेपी कंडीशन में, जैसे ऑर्थोपेडिक कंडीशन में, पल्मोनरी कंडीशन में, और जैसे स्पोर्ट्स कंडीशन, जीरियाट्रिक कंडीशन में ये हाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मशीनें काफ़ी प्रभावी और मददगार साबित हुई है पेशेंट्स के लिए। इसके अलावा अगर स्कोप की बात करें तो आज ऑलमोस्ट 100 में से 90% मरीजों का फिजियोथेरेपी ऑलमोस्ट पेशेंट को रिक्वायर्ड होता ही होता है। अगर हम बात करें कि बहुत से जो स्कोप है फिजियोथेरेपी का, तो एज लोग जानते हैं कि फिजियोथेरेपी ऑर्थोपेडिक कंडीशन में होना ही होना है, पल्मोनरी कंडीशन में लोग जानते ही हैं, स्पोर्ट्स कंडीशन में। इसके अलावा वुमेन्स हेल्थ में भी बहुत बड़ा रोल है फिजियोथेरेपी का। वुमेन्स रोल के अलावा कार्डियोवास्कुलर, कार्डियोपल्मोनरी रोल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फिजियोथेरेपी में। तो और जैसा कि गौर साहब ने बताया कि, और डॉक्टर हर्ष सर ने भी बताया कि फिजियोथेरेपी ना सिर्फ ट्रीटमेंट होता है, पेशेंट को साइकोलॉजिकली और मेंटली भी मजबूती प्रदान करता है। तो फिजियोथेरेपी दिवस में एक बार फिर से मैं अपने सारे भाई बंधुओं को धन्यवाद करता हूँ। विश यू वेरी हैप्पी वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे। थैंक यू सो मच। जिसका उद्देश्य फिजियोथेरेपी के प्रति लोगों को जागरूक करना। लोगों के हाथ पैरों में प्रॉब्लम आ जाती है, कई जोड़ जाम हो जाते हैं, या कोई चोट लगने के बाद उनको फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। मैं इस अवसर पर पूरी फिजियोथेरेपी की टीम, बत्रा हॉस्पिटल की जो हमारी टीम है, और उनके जो एचओडी हैं डॉक्टर आदित्य कुमार, उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आज फिजियोथेरेपी दिवस के अवसर पर उन्होंने ये आयोजन किया है। और मैं यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित डॉक्टर्स, डॉक्टर के दुआ साहब, डॉक्टर स्वामी जी, डॉक्टर हर्ष सिंह, मैम गायत्री जी, और डॉक्टर आदित्य जो एचओडी हैं हमारे फिजियोथेरेपी के, सभी का हृदय को गहराई से सम्मान करता हूं कि आज इस दिवस को हम केक कटिंग के रूप में और एक सेलिब्रेशन के रूप में मना रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर हर्ष सिंह, जो हमारे बहुत अच्छे स्पाइन ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, आप आएँ और वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के बारे में, इसके सम्मान में, इसके विषय में कुछ बताएं। हमारे जो मीडिया बंधु बैठे हैं उन्हें इसके बारे में अवगत करें। डॉक्टर हर्ष सिंह।
उपलक्ष्य में पहले तो मैं आप सभी मीडिया कर्मियों और हमारे बत्रा हॉस्पिटल के फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के वरिष्ठ डॉक्टर आदित्य और सभी टीम मेंबर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से उन सभी फरीदाबाद और आसपास के क्षेत्रों के जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट भाई बंधु हैं, जो इस कार्य को कुशलतापूर्वक मरीजों के इलाज में हमारे सहयोगी बने हुए हैं, उन सबको अपनी बधाइयाँ और उनको अभिनंदन व्यक्त करना चाहूँगा। ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है कि मैं फिजियोथेरेपी दिवस के अवसर पर आप सभी को फिजियोथेरेपी दिवस की बधाई देने के लिए मुझे अवसर मिला। ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट बिना फिजियोथेरेपी के पार्ट के अधूरा है और फिजियोथेरेपी और ऑर्थोपेडिक साथ में मिलकर मरीज के इलाज को गतिशीलता प्रदान करते हैं और हम मिलकर मरीज को पूर्ण रूप से इलाज उपचार कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। अगर बात की जाए तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी के बाद मरीज को सिर्फ व्यायाम कराना ही अनिवार्य नहीं है, उसके अलावा मरीज को शारीरिक रूप से एवं मानसिक रूप से भी पुनर्स्थापित करने में फिजियोथेरेपी की अहम भूमिका रही है। सो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के सहयोग के बिना किसी भी प्रकार का ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट कभी भी अधूरा और पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो सकता है। दोबारा से मैं सभी अपने फिजियोथेरेपी बंधुओं को हार्दिक अभिनंदन और बधाई देना चाहूँगा इस शुभ अवसर पर, और हम सब मिलकर मरीज के उपचार के उपलक्ष्य में अधिक से अधिक और बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की तरफ अवगत हूँ। धन्यवाद। कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए। तो हमारा जो सर्जरी मेनली जो एब्डोमिनल सर्जरीज और थोरेसिक सर्जरी जिसमें फिजियोथेरेपी का रोल है, इवन एब्डोमिनल सर्जरीज के अंदर भी फिजियोथेरेपी का रोल है। जब पेशेंट अच्छे से खांस नहीं पाएगा, बलगम नहीं निकलेगा, तो नेचुरली वो लंग प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो उसमें पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हमारा जो फिजियोथेरेपी का रोल है वो काफ़ी ज़्यादा है। पेशेंट को अर्ली मोबिलाइजेशन, उसकी चेस्ट फिजियोथेरेपी और बाकी जो है मूवमेंट ऑफ लिम्स, उसका बहुत अनिवार्य रोल है पेशेंट की अच्छी जल्दी रिकवरी के लिए। तो उसके लिए मैं अपने फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट खासकर डॉक्टर आदित्य और उनकी टीम का धन्यवाद करूंगा। जब भी हमारे को उनके सहयोग की ज़रूरत पड़ी, उन्होंने अपना सहयोग देके हमारे लिए जो पेशेंट की जो रिकवरी है उसको फास्ट करने में हमारी मदद करी। धन्यवाद। हार्दिक स्वागत है। आज विश्व फिजियोथेरेपी दिवस है। 8 सितंबर को प्रतिवर्ष वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे मनाया जाता है और टीम और डॉक्टर हर्ष सम्मानित कर रहे हैं। तत्र देवता जी सर the last, not the least, last. Dr. Aditya. Sure, come. WhatsApp पे मेल है हमारे। Actually speech. It's some line written by me related to physiotherapy on the occasion of World Physiotherapy Day. Myself, Dr. Ragni. I'm intern over here. Then let's start.
जब दवाइयाँ काम न करें, जब दवाइयाँ काम न करें तब फिजियोज साइलेंटली अपना मैजिक दिखाते हैं। ये पूरा हमारा जो हम काम कर रहे हैं, फिजियो डिपार्टमेंट जिसमें वर्क कर रहा है, ओवरऑल फिजियोथेरेपिस्ट जिसमें काम कर रहे हैं, हमारा बेसिकली काम होता है जहाँ पे दवाइयाँ काम न करें वहाँ पे जो काम करती है उसके ऊपर ये कुछ लाइनें थी। अब कुछ लोगों का कहना ये होता है कि जो काफ़ी स्लो वर्क करता है, काफ़ी स्लो वर्क करता है कुछ कंडीशंस में, उसके ऊपर कुछ लाइनें हैं, जरा ध्यान पढ़वाएंगे। हीलिंग टेक टाइम्स बट विथ फिजियोथेरेपी बाय योर साइड, हर पेनफुल स्टेप एक होपफुल स्टेप बन जाता है, जो पेशेंट्स में एक नई उम्मीद बढ़ती है कि हाँ आगे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, यहीं पे लाइफ आपकी ख़त्म नहीं होती है। कुछ लाइनें जीडियाटिक पेशेंट के लिए, जिनको इंसोम्निया या फिर किसी भी टाइप का न्यूरोलॉजिकल ऑर्थोपेडिक कंडीशंस हो जाते हैं, वो काफ़ी टाइम में उनका ऐसा होता है दवाइयाँ खाना वो मिस कर देते हैं, नहीं खा पाते या फिर वो इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं खाते खाते। तो उसके लिए कुछ लाइनें लिखी हैं। ना दवाइयों का ओवरडोज, ना बेड पे रहने का मजबूरी, बेड पे भी रहना कोई मजबूरी नहीं है, ना दवाइयों का ओवरडोज, ना बेड पे रहने की मजबूरी, बस एक फिजियो का रूटीन और वापस मिलेगी जिंदगी पूरी। लास्ट फॉर पीडियाट्रिक पेशेंट जो हमारी स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, उनके लिए हर स्टेप, फर्स्ट स्टेप रखना ही बहुत बड़ी बात होती है, उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि वो खड़ा हो पाते हैं। उनके लिए कुछ लिखी है, हर स्टेप लेना उनके लिए स्ट्रगल होता है, हर स्टेप लेना उनके लिए स्ट्रगल होता है, पर जब एक फिजियो साथ हो तो हर स्ट्रगल एक जीत बन जाता है। थैंक यू। आपके